सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक था पवन के द्वारा जितनी भी निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको हमें पढ़ना है। सही है, तो जिसमें पिछली क्लास में लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि पवन 3 प्रकार से अपवर्तन कार्य करता है। पहला अपवहन और अपघर्षण, तीसरा सन्निकर्षण। सही है ना। तो इन तीनों के द्वारा जब अपवर्तन कार्य करता है तो यहीं से दोस्तों इसमें स्थल रूप बनते हैं। सही है, तो देखो आज हम बात करेंगे इसके अपवर्तनात्मक स्थल रूपों की। ठीक है ना, पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप कौन से? अपवर्तनात्मक। अपवर्तनात्मक स्थल रूप सबसे पहला इसका होता है, पहला क्या मैं बात करते चलेंगे डायरेक्टली, वात गर्त। वात गर्त जिसे इंग्लिश में बिलो आउट कहते हैं। है ना। देखो क्या होता है, मैंने बताया था अपघर्षण। सही है ना, अपघर्षण, अपवाहन और सन्निवहन, ये 3 मैंने प्रकार बताए थे पवन के। इन तीनों के द्वारा पवन अपवर्तन का कार्य करती है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब अपवहन की क्रिया होती है, सही है ना, तो जब अपवहन की क्रिया होती है तो इस प्रकार से जमीन में एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है ना। तो इसमें अपवहन से होता है ये, और इस प्रकार से इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हवा चलती है। सही ना, इस प्रकार से इसमें हवा चलती है। तो ये जो गर्त होता है ना, ये गर्त दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? वात गर्त कहते हैं। सही है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि लिखना भी जरूरी होता है दोस्तों, तो लिख लेते हैं। तो इसको लिखना शुरू करेंगे। धरातल पर मौजूद, धरातल पर मौजूद कोमल चट्टानों को, कोमल चट्टानों को जब पवन अपवहन द्वारा अपरदित करती है, तो एक गर्त का निर्माण हो जाता है। एक गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसे अपवहन, सॉरी, जिसे वात गर्त, जिसे वात गर्त कहते हैं। सही ना। दोस्तों इसके अगर हम आकार की बात करेंगे तो इसका आकार कैसे होता है, एक प्लेट जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है? प्लेट के जैसा होता है। सही ना, जैसे प्लेट होती है के जैसा होता है। सही है, इसे अपवहन गर्त भी कहते हैं। इसे अपवहन गर्त भी कहते हैं। सही ना। दोस्तों अगली आकृति होती है जियोजेन। इंग्लिश में इसे जियोजेनी कहते हैं। देखो क्या होता है दोस्तों, धरातल पर से ना, धरातल पर कोमल और कठोर चट्टानें ऊपर नीचे यानी कि क्षैतिज रूप में एक दूसरे को ऊपर नीचे समानांतर रूप में मिलती हैं। तो उससे क्या होता है, पवन कोमल चट्टानों का तो अपरदन कर देती है लेकिन कठोर चट्टानों का अपरदन कम कर पाती है, जिससे एक ऐसी आकृति बन जाती है, दवात होती है ना। तो इसको मैं साफ करके यहाँ पर बना देता हूँ। तो देखो कैसा होता है दोस्तों, वो मान लेते हैं ये कठोर चट्टानें हैं, फिर कोमल चट्टानें आ गई, है ना, कठोर चट्टानें और कोमल चट्टानें। सही है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लेंगे, फिर से कठोर चट्टानें, कोमल चट्टानें, फिर से कठोर चट्टानें, कोमल चट्टानें, है ना। तो ये इस प्रकार देख लेंगे, ये कौन सी हैं? कठोर चट्टानें। ठीक है ना, ब्लू वाली दोस्तों ये कठोर चट्टानें हैं, और ये कठोर चट्टानें ब्लू वाली। सही है ना, ये कठोर चट्टानें हैं। और हवा ने क्या किया है दोस्तों, इनका अपरदन कम किया है ना, इनका अपरदन कम किया है। और ये ब्लैक वाली ये हैं
मुलायम चट्टानें। इनका अपरदन देखो ज़्यादा क्या है, जिससे कैसी आकृति का निर्माण हो गया है, दावात जैसी एक आकृति बन गई है, सही ना। तो इसी को ज्यूजेन कहते हैं, ठीक है। तो इसी को दोस्तों ज्यूजेन कहते हैं, है ना। तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। स्पेस कम होने की वजह से हम यहीं से लिखना स्टार्ट कर देंगे, सही ना। तो इसको लिखेंगे कि जब कोमल तथा कठोर चट्टानें समानांतर किंतु क्षैतिज रूप में होती हैं, किंतु क्षैतिज रूप में, सही ना, क्षैतिज रूप में होती हैं, तब पवन कोमल चट्टानों का अपरदन आसानी से कर देती है, अपरदन आसानी से कर देती है, जिससे दवात जैसी आकृति का निर्माण हो जाता है, आकृति का निर्माण होता है, जिसे ज्यूजेन कहते हैं, सही ना, जिसे ज्यूजेन कहते हैं, सही ना दोस्तों। तो आप लोग इसको भी देख लें और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है यार्डंग, है ना। देखो यार्डंग, इंग्लिश में इसे यार्डंग कहते हैं, इंग्लिश में भी यार्डंग कहते हैं। तो इसमें दोस्तों देखो क्या होता है, जब कोमल और कठोर चट्टानें, है ना, एक दूसरे के समानांतर किंतु लंबवत होती हैं, सही ना, वो लंबवत होती हैं, तो पवन क्या करती है, कोमल चट्टानों को आसानी से अपरदित कर देती है और कठोर चट्टानें खड़ी रहती है एक स्तंभ के रूप में, सही ना। तो उसी को कहते हैं यार्डंग। देखो क्या होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से, सही ना, और बीच में यहाँ कोमल चट्टानें थी वो खड़ी रह गई हैं, यहाँ कोमल चट्टानें थी वो उनका अपरदन हो गया है, और ये इस प्रकार से, सही ना, खड़ी रह गई हैं कठोर चट्टानें। तो इन्हीं को क्या कहेंगे दोस्तों, यार्डंग कहेंगे। तो देखो इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे जब कोमल तथा कठोर चट्टानें, कोमल तथा कठोर चट्टानें लंबवत अवस्था में होती हैं, है ना, लंबवत होती हैं, तब पवन, सही है, तब पवन कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती हैं, अपरदन कर देती हैं, तथा कठोर चट्टानें स्तंभ की भांति खड़ी रहती हैं, स्तंभ की भांति खड़ी रहती हैं, जिन्हें यार्डंग कहते हैं, जिन्हें यार्डंग कहते हैं, सही ना। तो दोस्तों यही होता है यार्डंग। और अगली आकृति होती है दोस्तों छत्रक शिला। छत्रक शिला अगली आकृति होती है। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कभी पवन क्या होती है,
कुछ ऊंचाई तक ज़्यादा अपर्दन करती है, उसके बाद अपर्दन कम करती है, ऐसे ही ना। तो ऊपर की चट्टान का अपर्दन कम करती है और नीचे की चट्टान का अपर्दन ज़्यादा करती है। और कठोर जो चट्टान होती है नीचे की, वो और उसके ऊपर चट्टान की आकृति इस प्रकार से रह जाती है जैसे छतरी हो, छतरी नुमा, सही ना। तो उसी को क्या कहते हैं, छत्रक शिला कहते हैं। देखो कैसे होता है ये, इस प्रकार से नीचे की चट्टानों का अपर्दन हुआ और ऊपर की चट्टानें रह गई, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से छत्रक शिला, है ना। तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे दोस्तों, जब पवन नीचे की या नीचे वाली चट्टानों का अपर्दन, चट्टानों का अपर्दन अधिक किंतु ऊपरी चट्टानों का अपर्दन, किंतु ऊपरी चट्टानों का अपर्दन कम करती हैं, सही ना, कम करती है, जिससे, सही ना, जिससे छतरी नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। छतरी नुमा आकृति का निर्माण, आकृति का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसे दोस्तों सहारा रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान में गारा, इसे सहारा रेगिस्तान में गारा तथा अरब मरुस्थल में, तथा अरब मरुस्थल में हमादा, है ना, हमादा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी देख लें और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें अगली आकृति होती है भू स्तंभ, है ना, भू स्तंभ, जिसे इंग्लिश में डोमेसेल्स कहते हैं। डेमोसेल्स इंग्लिश में इसे कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कभी कोमल चट्टानों के ऊपर, सही ना, कोमल चट्टानें नीचे हों और उसके ऊपर कठोर चट्टानें हों, तो हवा क्या करती है, कोमल चट्टानों का अपहरण कर देती है और कठोर चट्टानें कोमल चट्टानों के ऊपर इस प्रकार से रखी रहती हैं कि वो ऐसा लगती है कोई टोपी रखी हो, सही ना। तो उसी को क्या कहते हैं, भू स्तंभ कहते हैं। देखो क्या होता है, ये कोई कोमल चट्टान है ना, और एक ये कोमल चट्टान है, इसके ऊपर कोई कठोर चट्टान, सही ना, ये इसके ऊपर कोई कठोर चट्टान इस प्रकार से रखी रहती है जिससे देखने में ये लगती है किसी, है ना, जिससे देखने में ये किसी टोपी के समान लगती है, इस प्रकार से ये होती है, हाँ। तो ये देखने में दोस्तों ऐसे लगती है जैसे कोई टोपी रखी हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे, जब कोमल चट्टान के ऊपर, कोमल चट्टान के ऊपर कठोर चट्टान स्थित हो, कठोर चट्टान स्थित हो तथा पवन कोमल चट्टान का अपरदन कर दे, पवन कोमल चट्टान का अपरदन कर दे और कठोर चट्टान कोमल चट्टान के ऊपर, कठोर चट्टान कोमल चट्टान के ऊपर, चट्टान के ऊपर स्थित रहे, है ना, स्थित रहे, जिससे यह देखने में टोपी जैसी लगती है, जिससे यह देखने में
टोपी जैसी लगती है, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, भूस्तंभ या डोमेसेल्स कहते हैं। सही है। और अगली आकृति होती है दोस्तों इसमें इंसेलबर्ग। अगली आकृति इसमें कौन सी होती है, इंसेलबर्ग, है ना। सही है। देखो इंसेलबर्ग इंग्लिश में इसे इंसेलबर्ग ही कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कभी कोमल और मुलायम चट्टानें होती हैं तो कोमल चट्टानों का अपरदन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन मुलायम चट्टानें इस प्रकार से, है ना, जिनका आकार कैसा हो, गुंबद के रूप का हो, ऊपर के आकार इनका गुंबद के रूप का हो, गुंबद जैसा हो, तो उसी को इंसेलबर्ग कहते हैं। सही है। इसको लिख लेंगे कि जब कोमल तथा कठोर चट्टानें, कोमल तथा कठोर चट्टानें समानांतर रूप में मिलती हैं, समानांतर रूप में मिलती हैं तथा पवन कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है, कोमल चट्टानों का अपरदन कर देती है और कठोर चट्टानें गुंबद नुमा रूप में खड़ी रह जाती हैं, जिन्हें इंसेलबर्ग कहते हैं। सही ना, इंसेलबर्ग कहते हैं। और दोस्तों इनका सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो बर्नहार्ड ने किया था। सही ना, तो लिख लेंगे इनका सबसे पहले अध्ययन, इनका सर्वप्रथम अध्ययन बर्नहार्ड महोदय ने किया था। अध्ययन बर्नहार्ड महोदय ने किया था। सही ना। तो दोस्तों जिस कारण इन्हें क्या, बर्नहार्ड, है ना, इन चट्टानों को बर्नहार्ड भी कहा जाता है, इंसेलबर्ग या बर्नहार्ड, है ना। तो इनको इंसेलबर्ग या बर्नहार्ड चट्टानें भी कहा जाता है। दोस्तों अपरदनात्मक जितने भी स्थल रूप थे आज हमने उनको भी देख लिया है। सही है। एक दो टॉपिक और बचा है, हमारा जियोमॉर्फोलॉजी पूरा हो जाएगा, उसके बाद में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी क्लासेस जरूर पसंद आ रही होंगी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। सही है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। सही है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।